इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरंगजेब के विषय में, जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या औरंगजेब एक सफल शासक था। देखिए, जो औरंगजेब था, इसका जो साम्राज्य था ना, सबसे विशाल साम्राज्य था, मतलब कि मुगल शासकों में, क्योंकि इसने पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था, तो बहुत बड़े साम्राज्य की इसने स्थापना कर ली थी। ये एक कुशल सेनानायक तो था ही था, लेकिन क्या ये एक सफल शासक भी साबित हो सका, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। औरंगजेब एक परिश्रमी, योग्य एवं सफल सेनानायक था। अगर हम इसके सैन्य योग्यता के संबंध में बात करें ना, उस मामले में तो भाई ये निसंदेह एक योग्य सेनानायक था, और इसने अपने नेतृत्व में काफी सारे युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। जब ये बादशाह नहीं बना था, उस समय भी इसने अच्छी खासी सफलता प्राप्त हुई थी। तो सेनानायक के रूप में इस मतलब ये सफल ही था। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो है औरंगजेब, ये तुर्की, फारसी और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान रखता था। पढ़ने लिखने में भी इसकी रुचि होती थी, लेकिन अधिकतर ये धार्मिक ग्रंथों पर ज़्यादा ध्यान देता था। जैसा कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये धार्मिक रूप से कट्टर था, तो अपने धर्म की जो पुस्तकें हैं उसको इसने काफ़ी पढ़ा हुआ था। धर्म का अच्छा खासा इसको ज्ञान था, और उसी के हिसाब से ये जो है शासन भी चलाना चाहता था। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र की देखभाल वह स्वयं करता था, मतलब कि जितने भी विभाग है ना, उस पर इसका अच्छा खासा नियंत्रण रखता था। ये मतलब अच्छा खासा उसमें नियंत्रण रखता था। थोड़ा सा ना ये संकालु प्रवृत्ति का था, मतलब किसी पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता था। इसी कारण जितने भी विभाग होते थे उस पर इसने अच्छे से नियंत्रण रखा था। यह एक महत्वाकांक्षी तथा साम्राज्यवादी बादशाह था, इसमें कोई शक नहीं भाई। बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, बहुत मतलब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। पूरे भारत को एक मतलब जीतना चाहता था ये। अतः उसने एक विशाल सेना का संगठन किया, जिसकी सहायता से उसने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब इसने जो है एक अच्छे संगठित सेना की स्थापना की, और उसी के बल पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन वह अपने पूर्वजों की भांति अपनी सेना को रणकुशल नहीं बना सका, और न सेना के नैतिक स्तर को ऊंचा कर सका। अपने शासन में उसने अनेक सुधार भी किए, लेकिन सुधारों से हिंदू प्रजा की अपेक्षा मुस्लिम प्रजा को अधिक लाभ हुआ। देखिए, ये क्या बोल रहा है कि जो औरंगजेब था ना, इसने एक विशाल संगठित सेना की स्थापना तो की, लेकिन इसके पूर्वजों ने जिस तरह से सैनिकों को रणकुशल बना रखा था, मतलब जो अकबर था वो क्या करता था, अपने सैनिकों का भरोसा एक तरह से उसने जीत रखा था। उसके जितने भी मनसबदार होते थे वो अकबर के लिए मर मिटने को तैयार होते थे। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब के आते आते, क्योंकि ये थोड़ा सा संकालु प्रवृत्ति का था, किसी पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं करता था। भले इसके समय में बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे कि महाराजा जसवंत सिंह हो गए, राजा जयसिंह हो गए, इसका मामा भी था ना शाइस्ता खां, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मतलब उन पर थोड़ा सा शक भी किया करता था, संकालु प्रवृत्ति का था। इसी कारण से जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे, यहाँ तक कि इसके जो बच्चे थे ना, इसके संतान, वो भी उन पर भी संदेह किया करता था। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी होगी है, संकालु प्रवृत्ति का होना। तो इसने जो है अपनी सेना के नैतिक स्तर को ऊंचा करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। इसके अलावा इसने काफ़ी कुछ सुधार भी किए, लेकिन जितने भी सुधार किए ना, वो अधिकतर मुस्लिम समाज के हित में थे। क्योंकि एक तो भाई ये धार्मिक रूप से कट्टर था, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझता था, हमारा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, बाकी जो है हिंदू हो गए, सिख हो गए, वो जाए भाड़ में, इस टाइप की इसकी नीति थी। तो इसने जो है हिंदू और जो सिख थे उनको काफ़ी परेशान भी किया। तो इसके जो सुधार थे वो अधिकतर मुस्लिम समाज तक सीमित थे। औरंगजेब के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक रही, क्योंकि वह आजीवन युद्धों में ठीक नहीं रही, माफी चाहूंगा। औरंगजेब के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, क्योंकि वह आजीवन युद्धों में संलग्न रहा। इन युद्धों से कृषि एवं व्यापार पर भी घातक प्रभाव पड़ा, जिससे सरकारी राजकोष खाली हो गया। आर्थिक सुदृढ़ता के अभाव में जनता का असंतोष बढ़ता चला गया। देखो, जो औरंगजेब का जो समय था, निरंतर युद्धों का समय था भाई। शुरू में वो जो है उत्तर भारत में लगा रहा, राजपूतों के साथ भी बाद में उसके संबंध अच्छे नहीं रहे, सिखों के साथ भी मामला काफ़ी उलझा हुआ था, जाटों के साथ भी इसको जो है काफ़ी जूझना पड़ा था। इसके बाद जब ये दक्षिण में घुसता है, एक तो भाई जो
क्या कहते हैं, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, इनको जीतना था, उनके पीछे पड़ा रहा। उसके बाद फिर मराठे। तो निरंतर इसका जो काल था, मतलब इसका जो पूरा जो शासन काल था वो पूरा युद्धों से भरा रहा, युद्ध जो है होते ही रहते थे। तो इससे जो इसका जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा गया। इसके अलावा भाई युद्ध होता रहेगा, निरंतर युद्ध होता रहेगा, बड़ी बड़ी जो सेनाएं हैं वो इधर से उधर भागा दौड़ी करती रहेगी। जो खेत खलिहान है उसको पूरा बर्बाद कर देते थे। जो व्यापारी वर्ग था वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं जो कृषि है, व्यापार है, वो भी चौपट होना शुरू हो गया था इसके युद्धों के कारण। देखो जो अकबर था उसने कहीं ना कहीं एक तरह से ना उत्तर भारत में शांति स्थापित कर दी थी। हालांकि उसके समय में भी काफी युद्ध लड़े गए थे, लेकिन उसके बाद जब जहांगीर आया, शाहजहां आया, तो उसके समय में थोड़ा जो है शांति देखने को मिलता। युद्ध हुए, हालांकि वैसे बड़े बड़े युद्ध नहीं हुए। और यही कारण था कि शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में स्थापत्य कला पे काफी काम हुआ, जहांगीर के समय में चित्रकला पे काफी काम हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास फुर्सत ही फुर्सत रहा इस कारण से। हालांकि युद्ध उन्होंने भी किया, लेकिन औरंगजेब और अकबर की तुलना में थोड़ा सा कम, उनका जो समय था थोड़ा सा शांति का काल रहा, इसीलिए जो है कला वगैरह पे ज्यादा वो लोग ध्यान दे सके। लेकिन औरंगजेब के समय में तो भाई युद्ध भी होते थे, विद्रोह भी भयंकर हुए इसके समय में। सिक्कों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह, कितने सारे विद्रोह इसके समय में हुए थे। तो एक तो भाई आर्थिक स्थिति डगमगा गई, व्यापार, कृषि, ये सब भी चौपट हो गया। औरंगजेब उच्च कोटि का विद्वान होते हुए भी कवि, साहित्यकारों एवं कलाकारों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन न दे सका और न ही किसी कलाकृति का ही निर्माण कर सका। देखो जो औरंगजेब था ये विद्वान था, लेकिन इसको किस क्षेत्र में विद्वता प्राप्त थी? तो वो धर्म के क्षेत्र में विद्वता प्राप्त थी। देखो वो भी ठीक है, धर्म के क्षेत्र में भी विद्वान होना, विद्वता प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन ये दूसरे जो विद्वान होते थे, दूसरे विद्वान, कोई कलाकार हो, कोई साहित्यकार हो, कुछ भी हो, उनको जो है उनके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे। मतलब ये जो है इसके समय में जो अकबर ने जो इतिहास लेखन की जो परंपरा शुरू की थी वो चौपट हो गई, अनुवाद विभाग वो चौपट हो गया। इसके अलावा जो मुगल दरबार में जो चित्रकार रहा करते थे वो सबको इसने बाहर निकाल दिया कि भाई चित्रकला वाला अपने को नहीं चाहिए। इसने तो भाई चित्रकला से ये इतना नफरत करता था। अकबर का जो मकबरा था उसमें जो चित्र बनाए गए थे ना, उन सबको भी इसने पुतवा दिया था, क्योंकि इसका मानना ये था कि जो इस्लाम के अनुसार जो चित्रकला है वो सही नहीं है। मतलब इस्लाम में जो है चित्रकला की मंजूरी नहीं है, ऐसा इसका मानना था। इसके अलावा अकबर ने जो झरोखा दर्शन शुरू किया था उसको भी इसने बंद कर दिया कि भाई इस्लाम में जो है किसी व्यक्ति की, किसी मूर्त की पूजा वगैरह नहीं की जा सकती। तो झरोखा दर्शन कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा उस टाइप का एक हो रहा था, इस कारण उसने उसको बंद कर दिया। मतलब इसने जो है न तो कलाकारों को संरक्षण दिया, न साहित्यकारों को संरक्षण दिया। तो इसके समय में कला साहित्य के मामले में जो मुगल इतिहास है उसमें कुछ खास नहीं हो सका। इसके अलावा स्थापत्य के क्षेत्र में भी कोई विशेष काम नहीं हो सका। इसने ताजमहल की कॉपी बनवाने की कोशिश की थी जब इसकी पत्नी की डेथ हुई, रबिया उद दुरानी। तो इसने जो है ताजमहल जैसा इसके पिता ने बनवाया था अपनी बेगम के लिए, तो ये भी बनवाना चाहता था। लेकिन इसने जो है जो जिस व्यक्ति को नियुक्त किया ताजमहल बनवाने के लिए, डुप्लीकेट ताजमहल, लेकिन उसको जो है फंड काफी कम दिया, पैसा काफी कम दिया कि तुमको इतने में ही बनाना है। भाई अब आप जो है एक अच्छा चीज बनाने को बोल रहे हो, पैसा पूरा नहीं दे रहे हो, कहां से बनेगा? तो इसके द्वारा जो ताजमहल की कॉपी बनवाई गई उसको ताजमहल का फूहड़ नकल बोला जाता है। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। अतः साहित्य एवं कला की दृष्टि से उसका काल्य शून्य काल था। ध्यान रखेंगे, इसका जो काल है साहित्य और कला की दृष्टि से शून्य काल था। संगीत से तो उसे घोर घृणा थी और संगीत का जनाजा निकालकर उसके काल में संगीत की समाधि बन चुकी थी। एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक बार जो है कुछ लोग एक समाधि लेकर के जा रहे थे, जो होता है ना बॉडी, तो वो लेके जा रहे थे दफनाने के लिए। तो इसने पूछा कि भाई किसका जनाजा जा रहा है? तो उन लोगों ने बताया कि संगीत मर चुका है, उसका जनाजा है ये। तो इसने बोला कि इसको तुम ना इतनी गहराई में दफनाना कि उसकी आवाज बाहर न आ सके। मतलब संगीत से ये इतना ज्यादा नफरत करता था। अच्छा, इसके समय में ना जो कलाकार थे, जो साहित्यकार थे, संगीतकार थे, वो मुगल दरबार से निकल करके स्थानीय राजाओं के पास गए, तो कुछ स्थानीय कला विकसित हुई। ये एक थोड़ी सी अच्छी चीज हुई इसके समय में।
हालांकि मुगलों के खाते में वो नहीं जा सका। उसके बाद देखिएगा, औरंगजेब की राज्य संबंधी आदर्श ऊंचे होते हुए भी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थे। उसके लिए धर्म ही सब कुछ था और धर्म की वेदी पर वह सब कुछ न्यौछावर कर सकता था। इसका ना राज्य संबंधी जो आदर्श था बहुत ज़्यादा ये था कि जो राजा होगा, मतलब जो बादशाह होगा, उसको जो है बिल्कुल शालीनता पूर्वक रहना होगा। ये खुद जो है मतलब जो मदिरा वदिरा है, दारू वगैरह, वो नहीं पीता था। मतलब इसमें जो एक अच्छे व्यक्ति में जो गुण होते हैं ना, मतलब काफ़ी सारे अवगुण भी थे, लेकिन उन अवगुणों को अगर अलग कर दे तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गुण भी थे। जैसे ये दारू वगैरह नहीं पीता था, तंबाकू वगैरह, नशा वगैरह नहीं करता था। इसके अलावा कहा जाता है कि औरंगजेब जो है टोपी सील कर बेचा करता था और उससे अपना खर्चा निकालता था। मतलब कि जो राजकोष है ना, उससे ये अपने व्यक्तिगत खर्चे नहीं निकालता था। अपने व्यक्तिगत खर्च ये कैसे निकालता था? टोपी सील कर बेचा करता था। मतलब ये थोड़ा सा अगर देखें तो ये अच्छी बात है, लेकिन भाई इसके अंदर इतने अवगुण हैं कि ये अच्छे गुण कहीं नजर ही नहीं आते हैं। तो काफी सारे ठीक ठाक गुण भी हैं, लेकिन इसके काले कारनामों के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। उसकी बहुत सारी भूलें थी, इसने बहुत सारी भूल की थी। भाई जो सिख थे उनको फालतू इसने उकसाया, उनके साथ मित्रता करना चाहिए था। इसके अलावा जो जाट थे उनको परेशान किया, और भी काफ़ी सारे जैसे मराठे हैं उनके साथ भी ये सही तरीके से संबंध स्थापित नहीं कर सका। राजपूत जिनके साथ मुगलों के अच्छे खासे संबंध थे, बड़े उनके साथ जो है दोस्ताना सिचुएशन था। मतलब मुगल और जो राजपूत हैं, अकबर ने ऐसा राजपूतों को अपने पलड़े में ले लिया था कि राजपूत जो हैं मुगलों के एकदम भक्त बन चुके थे। लेकिन जो औरंगजेब है ऐसा उंगली करना शुरू किया कि जो राजपूत हैं वो मुगलों के सबसे बड़े शत्रु बन गए। देखो, जो जोधपुर के राजा थे ना, महाराजा जसवंत सिंह, उसने उत्तराधिकार के युद्ध में जो साथ दिया था। हालांकि वो पहले दारा का साथ दे रहा था, लेकिन बाद में वो जो है औरंगजेब का साथ देता है और बाद में औरंगजेब का विश्वास पात्र बना रहता है। लेकिन जैसे ही जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की डेथ हो जाती है तो औरंगजेब क्या करता है? जोधपुर को हड़पने की कोशिश करता है। मतलब जोधपुर के साथ अच्छे संबंध हैं, इसके बावजूद भी वो जो है जोधपुर को हड़पने की कोशिश करता है। इस कारण ना बाकी जो राजपूत हैं उनको लगता है कि भाई आज जोधपुर को हड़प रहा है, कल हमारे राज्य को हड़पेगा, तो ये लोग जो है भड़क जाते हैं। मतलब भाई अच्छा खासा रिलेशन बना हुआ है राजपूतों के साथ, उसको जानबूझ के उंगली करके बिगाड़ दिया इसने। तो ये इस टाइप की जो है इसकी नीति थी। उसके बाद देखिएगा, हाँ यहाँ देखते हैं, JN सरकार। अच्छा, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, मतलब एक राइटर है JN सरकार। JN सरकार उसे मुगल साम्राज्य का महान बादशाह स्वीकार करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, ये जो JN सरकार है ये औरंगजेब को मुगल साम्राज्य का महान बादशाह स्वीकार करते हैं तथा उससे पूर्व भारत में इससे अधिक कोई विशाल राज्य नहीं था, लेकिन साम्राज्य की विशालता के आधार पर उसे महान सम्राट नहीं कहा जा सकता। देखो ठीक है, इसके नज़र में अगर ये महान शासक था, कोई बात नहीं, अपना अपना नजरिया है। लेकिन यहां पर जो बोला जा रहा है कि उससे पूर्व भारत में इससे अधिक कोई विशाल साम्राज्य नहीं था। अगर हम मुगलों में देखें या फिर उससे पहले दिल्ली सल्तनत में देखें, तब हम कह सकते हैं कि ठीक है, इससे पहले जो है भारत में इतना विशाल साम्राज्य नहीं था। लेकिन भाई इससे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका कितना बड़ा साम्राज्य था, पूरा अफगानिस्तान तक फैला हुआ था ना उसका भी साम्राज्य, पूरा दक्षिण भारत सब कुछ उसने जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये कहना थोड़ा सा गलत है JN सरकार का। वही जो JN सरकार मानते हैं कि विशाल साम्राज्य था, तो मतलब कि किसी का साम्राज्य विशाल हो उसके आधार पर उस शासक को महान नहीं कहा जा सकता। ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब का सबसे अदूरदर्शितापूर्ण कार्य उसकी दक्षिण नीति थी, जिसने मुगल साम्राज्य के लिए समाधि तैयार कर दी थी। देखो, जो औरंगजेब है ना, जब दक्षिण भारत में घुसता है वहां से वो बाहर ही नहीं निकल पाता है, वहीं उसकी डेथ हो जाती है। ये अपने विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय उसका पीछा करते हुए दक्षिण भारत में घुसता है। फिर उसके बाद उसको लगता है चलो भैया आ ही गया हूं, तो गोलकुंडा और बीजापुर को भी जीत लेते हैं, मराठों को भी जीत लेते हैं। लेकिन इनको जीतने के चक्कर में औरंगजेब को अपने जीवन के बाकी समय लगभग 25 वर्ष या उससे भी अधिक उसको दक्षिण में ही व्यतीत करने पड़ते हैं। अब जो बादशाह है
वो जो है दक्षिण में है और उत्तर में जो है बादशाह नहीं है। तो उत्तर में बादशाह की अनुपस्थिति में सारा जो है गड़बड़ झाला होना शुरू हो जाता है। तो ये लंबे समय तक राजधानी में नहीं था, तो इस कारण से कहीं ना कहीं इसका जो साम्राज्य है खोखला होना शुरू हो गया और इसके मृत्यु के बाद इसका जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे धराशायी होना शुरू हो गया। देखो, इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, बड़े साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उस विशाल साम्राज्य को इसने क्या कहना चाहिए इस तरह से संगठित या फिर इतना मजबूत नहीं किया कि आगे भी इसके जो उत्तराधिकारी हैं उसको अक्षुण्य बनाए रख सके। जैसे कि औरंगजेब, शाहजहां, इन्होंने जो है अकबर द्वारा जो साम्राज्य इनको मिला उसको जो है अक्षुण्य बनाए रखा। ऐसे ही जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, उसने भी अपने पिता के साम्राज्य को अक्षुण्य बनाए रखा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस तरह से बना रखा था कि उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन औरंगजेब ने अपने जीवन काल में ऐसी गलतियां की थी, जैसे दक्षिण में वो घुस गया था, उत्तर में छोड़ दिया, राजधानी छोड़ दिया, राजधानी में नहीं था, वो 25-30 साल दक्षिण में पड़ा रहा। तो ऐसे में वो जो है साम्राज्य अंदर से खोखला होता चला गया और आगे जब औरंगजेब के उत्तराधिकारी आए तो वो जो है उस चीज को संभाल नहीं पाए। जेएन सरकार, फिर से जेएन सरकार का आ रहा है जिक्र, तो देखिएगा जेएन सरकार इसने कहा है कुछ। तो जेएन सरकार के अनुसार ऐसा प्रतीत होता था कि औरंगजेब ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, परंतु वास्तव में उसने सब कुछ खो दिया था, यहीं से उसका अंत आरंभ हुआ। नेपोलियन महान कहा करता था, स्पेन के अल्सर ने मेरा विनाश कर दिया है, दक्षिण के अल्सर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। अगर औरंगजेब ना दक्षिण में इतना लंबा समय नहीं गुजारता, मतलब ठीक है दक्षिण को उसने जीत लिया, लेकिन वो मराठों के चक्कर में पड़ा रहा कि मराठों को जीतना ही है, जीतना ही है भाई, छोड़ दो या फिर उनके साथ संधि कर लो, आ जाता उत्तर भारत में, अगर राजधानी में रहता तो शायद उसके मृत्यु के बाद साम्राज्य का जिस तरह से पतन होना शुरू हुआ शायद उसमें थोड़ी सी देरी आती। मतलब पतन तो होता कभी ना कभी, लेकिन थोड़ा सा जो है ठीक ठाक चलता। लेकिन इसके गलतियों के कारण, खामियों के कारण, क्योंकि उत्तर भारत में इसने बहुत सारे लोगों को शत्रु बना लिया, जो राजपूत मुगलों के मित्र थे उनको शत्रु बना लिया, सिखों के साथ अच्छे से रिलेशन नहीं बना सका, और भी काफ़ी सारे जो उत्तर भारत में, इसके अलावा इसके ही जो अधिकारी रहे वो भी षड्यंत्र करने लगे। तो ये सारा कुछ ध्यान में रखिएगा। तो ये जो जेएन सरकार है ये बोलता है कि जो दक्षिण का अल्सर है उसने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया और स्पेन के अल्सर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया। तो ये जेएन सरकार के कुछ कोटेशन आप ध्यान में रखेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि योग्य एवं सफलतम सम्राट होते हुए भी अपनी धर्मांधता एवं संकालु स्वभाव के कारण इतिहास में एक क्रूर बादशाह के नाम से जाना जाता है। देखो, ये बिल्कुल एक योग्य सेनापति था, मतलब अगर सेनानायक के रूप में देखें तो एक योग्यतम सेनानायक था, अगर शासक के रूप में भी देखें तो कुछ कुछ मामलों में ठीक ठाक था, लेकिन धर्मांधता, सिख अलग धर्म के हैं, मुस्लिम नहीं है, उनके पीछे पड़ गया, जाट वो भी अलग हैं, उनके पीछे पड़ गया, राजपूत वो हिंदू हैं, उनके पीछे पड़ गया, मराठा वो भी दूसरे धर्म के, उनके पीछे पड़ गया। मतलब कि जो दूसरे धर्म के हैं उनको जीतो, उनको जो है परेशान करो, ये इसकी नीति रही। और इसी नीति के चक्कर में एक योग्य व्यक्ति, मतलब विद्वान व्यक्ति भी था, और लेकिन ये दूसरे विद्वान व्यक्तियों का संरक्षण नहीं करता था, उनका साथ नहीं देता था। इसके अलावा धर्मांधता इसकी सबसे बड़ी क्या कहेंगे कमजोरी सिद्ध हुई। संकालु स्वभाव, अपने बेटे तक को विश्वास नहीं करता था, इसी कारण से इसके जो बेटे थे ना वो अयोग्य सिद्ध हुए। अगर अपने जीवन काल में ये अपने बेटे को राजनैतिक रूप से प्रशिक्षित करना शुरू कर देता, जैसे कि पहले भी होता था ना, जो युवराज होते, राजकुमार होते हैं, उनको जो है सूबेदार बना दिया जाता था। हालांकि इसके समय में भी सूबेदारी दी जाती थी, नेतृत्व सौंपा जाता था, लेकिन ये जो है उन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता था, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता था। भाई स्वतंत्र रूप से काम करने दोगे तो वो लोग सीखेंगे, क्योंकि जो औरंगजेब था ये जब बादशाह नहीं बना था, इसके पिता शाहजहां ने इसको दक्षिण में भेजा था ना, और वहां स्वतंत्र रूप से काम करने देता था, तो वैसा जो है इसने अपने पुत्रों के साथ नहीं किया। इसी कारण से आगे जो बहादुर शाह जफर या फिर कोई भी हो वो जो है उतने योग्य साबित नहीं हुए, क्योंकि उनको उस तरह का कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ था, जैसे कि औरंगजेब या फिर शाहजहां, जहांगीर को प्राप्त हुआ था।
तो ये चीज, डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना के अनुसार औरंगजेब के चरित्र का सबसे बड़ा दोष था उसकी प्रबल संकालुता और द्वेष की भावना। मतलब ये बड़ा शक्की किस्म का व्यक्ति था। इसके अलावा दूसरों से ये ईर्ष्या रखता था, द्वेष रखता था। ये जो है ईश्वरी प्रसाद सक्सेना का कहना है। इसकी मृत्यु की बात करें तो भाई दक्षिण में इसकी मृत्यु हुई, दक्षिण में घुसा रहा, मराठों के पीछे लगा रहा। इसका एक सपना था कि भाई अब सब कुछ मैं जीत चुका हूं, सिर्फ इन मराठों को जीत लूं, लेकिन इसका जो सपना है सपना ही रह गया, क्योंकि मराठों को ये जीत ही नहीं सका। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई दौलताबाद में। दक्षिण में है दौलताबाद, तो दौलताबाद से लगभग 6 मील दूर खुलदाबाद में स्थित सूफी शेख जैनुद्दीन की कब्र के अहाते में उसे दफना दिया गया। इस कब्र को औरंगजेब ने अपने जीवन काल में ही स्वयं बनवाया था। तो ये शेख जैनुद्दीन, जिसको ये मतलब जिसका ये भक्त था, शेख जैनुद्दीन को मानता था, तो उसका जो मकबरा है खुलदाबाद में है। कहाँ पर? खुलदाबाद, जो दौलताबाद से 6 मील दूर है, तो वहीं पर इसका जो है मकबरा बनवाया गया। 3 मार्च 1707 इसकी मृत्यु हुई। लगभग ये 91 साल का था इस समय, 91 ईयर, मतलब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। और इसके जो बेटे थे वो लोग भी लगभग 60 पार कर चुके थे। तो ये था औरंगजेब। अब यहाँ औरंगजेब को क्या बोलेंगे भाई, एक सैनिक के रूप में ठीक ठाक था, लेकिन एक शासक के रूप में बिल्कुल भी सफल शासक सिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि जैसे ही इसकी मृत्यु हुई वैसे ही इसका साम्राज्य जो है चरमराने लगा। जो राजपूत थे, जो मुगलों की अधीनता को मानते थे, इसके मृत्यु के बाद राजपूतों ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार करना छोड़ दिया, मुगलों की अधीनता त्याग दी। इसके बाद धीरे धीरे जो दूसरे जो राज्य हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, ये सब जो है धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं। तो औरंगजेब ने अपने ही जीवन काल में, अपने ही शासन काल में अपने साम्राज्य की जो जड़ें हैं उसको खोखला कर दिया था, जो कि चरमरा गया था, और वो आगे चल के हिल हिल के पूरा गिर गया। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सुझाव भी शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।